अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी कॉज कराता है। ये हेपेडना वायरस फैमिली में से है। ये एनवेलप्ड वायरस है जो कि कंपेयर टू हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए नॉन एनवेलप्ड था। ये एनवेलप्ड वायरस है। इसके पास भी कोसाहीड्रल न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, लेकिन इसमें पार्शली, ये याद रखनी है, इसमें पार्शली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम होती है। हेपेटाइटिस ए में तो आरएनए थी, इसकी पार्शली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम होती है। जो एनवेलप होता है, एनवेलप इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनवेलप के पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है सरफेस एंटीजन। इसके हम आगे क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस देखेंगे। और इसको जो इसकी न्यूक्लिक एसिड कोर है उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज भी होता है। और इस डीएनए पॉलीमरेज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है ये बोथ आरएनए डिपेंडेंट भी और डीएनए डिपेंडेंट एक्टिविटी भी है, यानी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी करा सकता है। ये हम अभी आगे थोड़ा इसका रेप्लिकेटिव साइकिल में देखेंगे। होता क्या है, जो इसके अंदर जो इसकी कोर है उसकी कोर में 4 जीन्स होते हैं जो कि 5 प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं। एस जीन सरफेस एंटीजन को इनकोड करती है, सी जीन कोर एंटीजन और ई एंटीजन। ई एंटीजन की भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ई एंटीजन को इनकोड करती है। पी जीन जो है वो पॉलीमरेज को इनकोड करती है। और एक्स जीन जिसकी भी हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वो एक एक्स प्रोटीन एच बी एक्स प्रोटीन होती है, उसको इनकोड करती है। एच पी एक्स हम अभी आगे देखेंगे। बेसिकली ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में काफ़ी इसका काम होता है क्योंकि ये वायरल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का एक्टिवेटर है। और ये कराता है क्या, ये जो P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है उसको भी इनएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा जो ई एंटीजन थी जो कि सी जीन कोड कर रहा था, ई एंटीजन ये देखा गया है कि एक तो जो कोर एंटीजन है, कोर एंटीजन तो जो कोर वो होती है प्रोटीन्स होती हैं उनको बनाता है। ई एंटीजन क्या करता है, ई एंटीजन का ये देखा गया कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो यूजली ई एंटीजन को रिलीज़ करा रहे होते हैं। और ई एंटीजन बेसिकली एक फैक्टर होता है ये डिटरमिन करने का कि जिस पेशेंट के पास ई एंटीजन है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़, यानी कि बेसिकली इट इज़ अ इंडिकेटर फॉर ट्रांसमिसिबिलिटी। ये ई एंटीजन की इंपॉर्टेंस होती है। और ई एंटीजन ये भी डिटेक्ट करवाता है कि हमारे जो जिसके पास ई एंटीजन है उसके पास यानी जो इन्फेक्शियस वायरस हैं वो प्रेजेंट होंगे। अब हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटोसाइट्स पे क्यों इन्फेक्ट करते हैं, वो इन्फेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके पास वो सेल मेम्ब्रेन वायरस स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब जो हेपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे हेपेटाइटिस बी वायरस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू वो इजीली बाइंड करके एंटर हो जाते हैं। और दूसरा हेपेटाइटिस बी के जो हेपेटोसाइट्स जो होते हैं लिवर में उनके पास क्या कहते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी की एमआरएनए सिंथेसिस को फर्दर इन्हेंस कराते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटोसाइट्स को मोस्टली इन्फेक्ट करता है। ह्यूमंस नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं। रेप्लिकेटेड साइकिल्स की थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछ सकते हैं कि ये क्या है। कि ये जो वायरस है ये पहले आएगा ये अपनी सेल मेम्ब्रेन पे, मैंने जिस तरह का कि रिसेप्टर होते हैं हेपेटाइटिस बी हेपेटोसाइट पे सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होगा, नाम याद होता है ठीक है, नहीं याद हुआ कोई बात नहीं। सोडियम टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर होता है, उसके साथ वो बाइंड करके एंटर हो गया। एंटर होने के बाद उसने अपना एनवेलप रिमूव किया, अनकोट हुआ और फिर ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड कोर जो है ये न्यूक्लियर पोर के पास आएगा। न्यूक्लियर पोर पे आके होगा कि ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड कोर है ये बेसिकली अपनी जो पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए थी उसको रिलीज़ करा देगा और उसको रिलीज़ करके न्यूक्लियस के अंदर भेज देगा। अब ये अंदर पार्शली, क्योंकि हमने क्या कहा था पार्शली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आ गई है, अब होगा क्या, ये जो पार्शली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये कम्प्लीटली फुली सर्कुलर डीएनए में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए में बनेगी। और वो बनाएगा कौन, जो अपना होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज है वो वायरस की जीनोम को फुली सर्कुलर डीएनए में बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनएस बनेगी, एमआरएनएस के ट्रांसलेशन के थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगी। और ट्रांसलेशन से जब वायरल एमआरएनए बनेगी, मैंने क्या कहा था कि जो वायरस की डीएनए होती है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रॉपर्टी होती है। वायरल एमआरएनए से फिर प्रोजेनी डीएनए जीनोम्स बनेंगे जो कि वायरस का ही डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा। और फिर ये प्रोजेनी डीएनए जीनोम और न्यूक्लियोकैप्सिड कोर और प्रोटीन ये आपस में मिल के साथ में जो इसकी वो होगी सेल मेम्ब्रेन जो होगी होस्ट की वो एनवेलप प्रोवाइड करके ये फिर वायरस बर्ड ऑफ करके आपका बाकी डिफरेंट सेल्स को इन्फेक्ट करने चला जाएगा। और इसमें याद रखनी कि जिसमें हेपेटाइटिस बी में क्रॉनिक कैरियर स्टेट देखी जाती है और क्रॉनिक स्टेट में ये देखा गया है कि जो ये वायरस की डीएनए है वो होस्ट सेल की डीएनए के साथ कुछ जब कैंसर की तरफ जा रही होगी तो वो इंटीग्रेट कर चुकी होगी, वरना क्रॉनिक कैरियर स्टेट में ये यूजली फ्री फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ याद रखनी थी। अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके 3 है जो याद रखने। एक तो थ्रू ब्लड ये ट्रांसमिट होता है, तो ब्लड स्क्रीनिंग के थ्रू ये इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। एक ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये होता है और
ये मदर से न्यूबॉर्न में जाते हैं, प्रेफरेंशियली ड्यूरिंग बर्थ ये क्या कहते हैं मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो सकता है। ये इसकी 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि याद रखने। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है? पैथोजेनेसिस की ये है कि जब ये ब्लड में एंटर हुआ, हेपेटोसाइट को जाके उसने इन्फेक्ट किया, फिर हेपेटोसाइट्स पे वायरल एंटीजेंस डिस्प्ले हो इनकी सरफेस पे। अब उन एंटीजेंस के खिलाफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आएंगे उन हेपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करने, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कराएंगे और नेक्रोसिस भी कराएंगे। और इसमें भी यही देखा जाता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस नहीं कोई हेपेटोसाइट्स को डैमेज करा रहा होता है, लेकिन जो उसके एंटीजेंस के खिलाफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन रहे होते हैं, और जब वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उन इन्फेक्टेड सेल्स में से वायरस खत्म करने आते हैं, उनको डैमेज करने आते हैं, तो उन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की वजह से हेपेटोसाइट्स डैमेज होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को डैमेज नहीं कराता। और दूसरा ये देखा गया कि इसमें सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है, वो फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, वो भी कुछ अर्ली सिम्टम्स के साइन हमें दे सकते हैं। जिस तरह वो अर्ली सिम्टम्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो आर्थरालजिया, आर्थराइटिस, अर्टिकैरिया, और क्या कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस की स्टेट में जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रायोग्लोबुलिनीमिया और वेस्कुलैटिस कॉज कराते हैं। ये हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स में पढ़ेंगे। इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि यूजली 5% एडल्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 90% नियोनेट्स हैं वो क्रॉनिक कैरियर्स ही होते हैं। ये इसलिए याद रखना है 90% नियोनेट्स क्रॉनिक कैरियर्स क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो नियोनेट है, नियोनेट्स में अभी साइटोटॉक्सिक टी सेल सही से बने नहीं होते, तो वो सही से उनमें से वायरस ख़त्म नहीं कर पाता। और क्रॉनिक कैरियर स्टेट आती कब है, या हम कब कहते हैं किसी पेशेंट को कि वो क्रॉनिक कैरियर है वायरस का? जब आपकी सीरम में जो सरफेस एंटीजन है या आपकी ब्लड में जो सरफेस एंटीजन है, इट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स, या इट परसिस्ट फॉर 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स, देन हम कहेंगे कि वो बंदा क्रॉनिक कैरियर स्टेट में आ गया है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ऑकर्स इन क्रॉनिक कैरियर स्टेट। अब वो होता क्यों? एक तो वो होता है इसलिए HBx जीन जो मैंने पहले बताई थी, HBx प्रोटीन जो इसकी वजह से, HBx प्रोटीन ऑन्कोजेनिक है। ये कराती क्या है? ये जो P53 ट्यूमर सप्रेसर है उसको इनएक्टिवेट कर देती है, जब उसको बेसिकली इनएक्टिवेट कर देती है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है? मेटाप्लेजिया के थ्रू। मेटाप्लेजिया के थ्रू कैसे होता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में बेसिकली ये होता है कि हमने देखा कि अभी जो हेपेटोसाइट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली क्रॉनिक स्टेट में होगा, कंसिस्टेंटली जब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उनको जाकर डैमेज करते रहेंगे, तो साथ में कुछ हेपेटोसाइट्स वापस अपना रिपेयर भी होते रहेंगे। अब वो जब कांस्टेंट साइकिल चलती रहेगी कि हेपेटोसाइट डैमेज भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं, डैमेज भी हो रहे हैं, रिपेयर भी हो रहे हैं, रीजनरेट करें, तो उससे मेटाप्लेजिया होगा, विच कैन देन फर्दर लीड टू क्या कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इट मे बी द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट सेलुलर रीजनरेशन एंड अटेम्प्ट्स टू रिप्लेस डेड हेपेटोसाइट्स। और इसकी एक और मैकेनिज्म कैसा होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का? एक और मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब हेपेटाइटिस बी वायरस की DNA होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट कर जाएगी, सो देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, देयर विल बी सम फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर ऑन्कोजीन्स विच विल लीड टू लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल्स या लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल सिग्नल्स, जिसकी वजह से भी इसमें क्या कहते हैं वो हो सकता है कार्सिनोमा हो सकता है। बता दिया मैंने कि क्रॉनिक कैरियर स्टेट यूजली जो इन्फेक्टेड नियोनेट्स हैं उनमें ज़्यादातर देखी जाती है। एक और चीज़ कि नॉट ऑल बट सम क्रॉनिक कैरियर्स मेक ई एंटीजन। ई एंटीजन क्या था? इंडिकेटर ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जो क्रॉनिक कैरियर्स ई एंटीजन बना रहे होंगे इसका ये मतलब है कि उनके पास एक तो इन्फेक्शियस वायरेंस प्रेजेंट है और वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं इस डिजीज़ को। बाकी कुछ क्रॉनिक कैरियर्स ऐसे भी होते हैं जो ई एंटीजन नेगेटिव होते हैं, जिनमें ई एंटीजन नहीं होता, तो उसका ये मतलब है कि उनके पास क्या कहते हैं इन्फेक्शियस वायरेंस इतने नहीं है और दे आर लेस लाइकली टू ट्रांसमिट द डिजीज़। ये चीज़ याद रखनी है कि सरफेस एंटीजन और कोर एंटीजन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। और जब हम लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों के खिलाफ एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसकी हम अभी आगे देखेंगे लैब डायग्नोसिस इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरफेस, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो सरफेस एंटीबॉडी बनती है सिर्फ वही इसकी इन्फेक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करती है। जो कोर एंटीजन के खिलाफ कोर एंटीबॉडी बनती है वो कोर एंटीबॉडी आपकी इन्फेक्टिविटी को ख़त्म नहीं करती, वो कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कॉज नहीं कराती। वो इसलिए नहीं कॉज कराती क्योंकि जो कोर एंटीजन है, कोर एंटीजन वायरस के अंदर होता है, तो एंटीबॉडी उससे डायरेक्टली इंटरैक्ट कर नहीं सकती। इसलिए जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टू प्रिवेंट इन्फेक्टिविटी कंपेयर टू द कोर एंटीजन एंटीबॉडी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? मोस्टली ये सिम्टोमेटिक्स होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अराउंड 10 to 12 वीक्स है। इसमें ये देखा गया है कि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो कंपेयर टू हेपेटाइटिस ए ज़्यादा सिवियर होते हैं और ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, क्योंकि इसमें देखा गया कि इट कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड सिरोसिस एंड इन सम केस डेथ। और इसकी चीज़ याद रखनी है कि जो जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया तो बस वो पूरी ज़िंदगी उसको रहेगा, उसका कोई क्योर अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि इसका ये है कि अगर आप प्रिवेंट तो कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब कोई ऐसी स्टेट है कि बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए या इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाए तो उसमें वो वायरस दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा रीएक्टिवेट होने के बाद हेपेटाइटिस बी कॉज करा देगा।
एक्यूट इन्फेक्शन में हमें किस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, हमको सीरम सिकनेस लाइक सिम्टम्स मिलते हैं, जिस तरह फीवर, रैश, आर्थरालजिया हो गया। क्रॉनिक स्टेट में हमें किस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं, क्रॉनिक स्टेट में हमें मिलती हैं न्यूरोपैथीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और हमको मिलता है पॉली आर्थराइटिस नोडोसा, जिसका कौन नाम है, जो कि बेसिकली कंडीशन होती है, इसमें वेस्कुलाइटिस हो रहा होता है स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज का। और ये हमें कंडीशंस क्यों मिल रही होती हैं, कंडीशन इसलिए मिल रही होती हैं क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन हो रहा होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हो रहे होते हैं, जो कि सिम्टम्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्यूट में ये वाले फीवर, रैश, आर्थरालजिया, और क्रॉनिक में ये वाले न्यूरोपैथीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। इसमें हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे। इसमें एक क्या कहते हैं, अगर तो कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि को इन्फेक्टेड हुआ हो दोनों हेपेटाइटिस बी से और HIV से। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें HIV भी है और हेपेटाइटिस बी भी है। HIV की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी लंबी होगी। HIV में हमें पता है कि जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं, और हेपेटाइटिस बी में हमने देखा कि जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं वो हेपेटोसाइट्स को जाके डैमेज करा रहे हैं और उनमें से वायरस ख़त्म करा रहे हैं। एक कंडीशन होती है इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, और एक सिंड्रोम होता है इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम। ये होते क्या, ये कंडीशन होती क्या, ये बेसिकली ये होता है कि अगर तो किसी पेशेंट में हेपेटाइटिस बी और HIV है तो उसमें आप सबसे पहले हेपेटाइटिस बी ट्रीट करेंगे। अगर तो आपने उसमें सबसे पहले HIV ट्रीट कर दिया तो उसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन। वो क्यों होगी, वो इसलिए होगी कि अगर तो आपने उस पेशेंट में HIV ट्रीट कर दिया, यानी साइटोटॉक्सिक T सेल्स बढ़ा दिए, तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो हेपेटाइटिस बी है उसके साइन एंड सिम्टम्स हमको ज़्यादा थ्रेटनिंग मिलेंगे और ज़्यादा इंक्रीज मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे, क्योंकि साइटोटॉक्सिक T सेल ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा नॉर्मल प्रोड्यूस होने लग जाएंगे हमारी बॉडी में, क्योंकि हमने HIV को ट्रीट करने की कोशिश की है, यानी हमने साइटोटॉक्सिक T सेल्स बढ़ा दी। और जब साइटोटॉक्सिक T सेल्स बढ़ा देंगे तो उसका ये मतलब है कि वो साइटोटॉक्सिक T सेल जो हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इसलिए इसमें जो कहते हैं, जब भी कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्टेड हो हेपेटाइटिस बी से और HIV से, तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप सबसे पहले हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करें, देन HIV को ट्रीट करें। कि इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इट रिजल्ट्स व्हेन HIV is treated successfully, it leads to increased damage to the hepatocytes by the restored competent cytotoxic T cells। अब आते हैं लैब डायग्नोसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लैब डायग्नोसिस के लिए आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि 3 हमें पीरियड्स मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें हमको कौन सी क्या कहते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा सरफेस एंटीजन के खिलाफ। एक प्रोड्रोम, एक एक्यूट डिजीज पीरियड मिलता है जिसमें सरफेस एंटीजन के खिलाफ और कोर एंटीजन के खिलाफ जो टेस्ट होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और एक कॉन्वेलेसेंस पीरियड होता है अर्ली एंड लेट। अर्ली में कोर एंटीबॉडी वाला जो टेस्ट है वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक होगा, और लेट में जो जो सरफेस एंटीबॉडी है और कोर एंटीबॉडी वो वाला टेस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ याद रखनी होगी। लैब डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट क्या है कि लैब डायग्नोसिस में याद रखना है कि इसके जो 2 टेस्ट होते हैं, हम 2 टेस्ट कौन से डिटेक्ट करते हैं, एक तो सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं और एक हम डिटेक्ट करते हैं क्या कहते हैं IgM एंटीबॉडी टू कोर। बेसिकली जो मेन हॉलमार्क है ना लैब डायग्नोसिस में, हॉलमार्क क्या है कि जो ये वाला टेस्ट है, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, एक्यूट इन्फेक्शन में जो कोर एंटीजन होता है, कोर एंटीजन के खिलाफ काफ़ी सारी IgM एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। जब क्रॉनिक पीरियड आता है तो क्रॉनिक पीरियड में भी कोर एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, लेकिन क्रॉनिक पीरियड में जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं वो नहीं बनती, वैसे कोर एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि जो IgM एंटीबॉडीज़ हैं which are कहते हैं अगेंस्ट द कोर एंटीजन, दैट इज़ अ हॉलमार्क फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस बी। वेयरएज जो सरफेस एंटीजन है, जो सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट है, वो यूजली क्रॉनिक फेज में ज़्यादा हमको डायग्नोसिस दे देता है। इसका चीज़ क्या याद रखनी है, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ सरफेस एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो हमको क्रॉनिक कैरियर स्टेट में भी सही से डिटेक्ट नहीं हो पाती, एक्यूट में भी नहीं डिटेक्ट हो पाती और क्रॉनिक कैरियर में तो बिल्कुल नहीं डिटेक्ट हो पाती। किस लिए नहीं हो पाती, क्योंकि क्रॉनिक कैरियर स्टेट में क्या होगा कि सरफेस एंटीजन इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, उनकी वजह से जितनी भी एंटीबॉडीज़ होंगी सरफेस एंटीजन के खिलाफ वो सारी उन एंटीजन्स पे लगी हुई होंगी, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो ही नहीं पाएंगी। एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सरफेस एंटीबॉडीज़ हमें क्रॉनिक कैरियर स्टेट में क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाती, वो इसलिए नहीं डिटेक्ट हो पाती क्योंकि क्रॉनिक कैरियर स्टेट में जो सरफेस एंटीजन है वो इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे कि जितनी भी आपकी सरफेस एंटीबॉडीज़ होंगी वो सारी सरफेस एंटीजन के साथ जाके बाइंडेड होंगी, तो दे विल बी अनडिटेक्टेड इन द ब्लड। ये इसका पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो और एक और चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, विंडो फेस। विंडो फेस उन्होंने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, और फिर विंडो फेस को उन्होंने अर्ली कन्वेलेशन पीरियड के साथ क्या कहते हैं वो किया हुआ है, मैच किया हुआ है। विंडो फेस क्या होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, विंडो फेस बेसिकली ये पीरियड होता है कि इसमें हमको ना सरफेस एंटीजन डिटेक्ट हो पाएगा हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में,
ना ही हमें सरफेस एंटीबॉडी डिटेक्ट हो पाएंगी ब्लड में। ये एक विंडो फेज होता है। सरफेस एंटीजन का भी याद रखना है कि सरफेस एंटीजन प्रोलॉन्ग स्टेट्स में भी मिलता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लग जाता है, जिस तरह ने ये दिखाया हुआ है कि सरफेस एंटीजन शुरू में बहुत था, फिर एकदम से डिक्रीज होने लग जाता है। विंडो पीरियड में क्या होता है कि विंडो पीरियड में सरफेस एंटीजन भी हमें नहीं मिल रहा होता, और विंडो पीरियड में हमें साथ साथ जो सरफेस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं वो भी डिटेक्ट नहीं हो रही होती। तो उस फेस में, उस फेस को हम विंडो फेस कहते हैं, उस फेस में कौन सा टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए इफेक्टिव और बेटर होता है? उस केसेस में जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं, कोर एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो वाला टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो कोर एंटीजन के खिलाफ कोर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये वाला टेस्ट जो होगा, ये वाला हमको विंडो पीरियड में भी पॉजिटिव मिलेगा, ये वाला हमको क्रॉनिक स्टेट में भी पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि क्रॉनिक स्टेट में भी दिखा जाएगा कि कोर एंटीबॉडीज़ बन ली, और ये वाला टेस्ट हमको एक्यूट इन्फेक्शन के स्टेट में भी पॉजिटिव मिलेगा। तो इस वजह से जो ये वाला टेस्ट है, ये सही से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि वेदर द HBV इन्फेक्शन, द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। यही इन्होंने दिखाई हुई है कि एट द time of window phase the core antibody is always positive and can be used to make diagnosis, लेकिन जो core antibody it is present in those with acute infection, those with chronic infection, as well as those who have recovered from acute infection, जो कि latent state में चले गए। therefore it cannot be used to distinguish between acute and chronic infection। जो IgM एंटीबॉडी है, IgM जो हॉलमार्क था एक्यूट हेपेटाइटिस का, वो सिर्फ क्या कहते हैं, हमें एक्यूट इन्फेक्शन में पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मैंने अभी कहा था कि जो IgM एंटीबॉडीज़ होंगी जो कि कोर एंटीजन के खिलाफ बनती हैं, वो 6 मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाएंगी। और एक और जो हम टेस्ट करा सकते हैं, हम एंटीजन का टेस्ट करा सकते हैं। एंटीजन बेसिकली भी मैंने पहले भी बताया था कि एंटीजन क्या डिटेक्ट करेगा। एंटीजन ये डिटेक्ट करेगा कि इफ देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड इफ द पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शियस वेरिएंट्स। एक और जो चीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम वायरल लोड डिटेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली डिटेक्शन ऑफ वायरल DNA इन द सीरम एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इन्फेक्शियस वायरस आर प्रेजेंट। तो ये सारे लैब डायग्नोसिस थे। लैब डायग्नोसिस हेपेटाइटिस बी वायरस की मैं एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट बेसिकली जो एक्यूट है, एक्यूट को इतनी कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं एक्यूट हेपेटाइटिस बी की। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को हम कैसे ट्रीट करते हैं? जो एक ड्रग का आपने नाम याद रखना है, इवन तो उन्होंने एंटिकैवेर भी बताया हुआ, मैंने याद रखा हुआ है टेनोफोवेर, क्योंकि टेनोफोवेर ज़्यादा ईजिली मिस याद हो रहा था। टेनोफोवेर हम देते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए। बेसिकली ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है एंड इट इनहिबिट्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। आप क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैग इंटरफेरॉन अल्फा 2 है, ये भी ट्रीटमेंट में दिया जाता है। और कुछ और भी न्यूक्लियोसाइड, अदर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स भी दे सकते हैं, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतने फ्रीक्वेंटली नहीं दिए जाते। जो नाम याद रखते हैं वो नाम याद रखना है टेनोफोवेर का, और एक कॉम्बिनेशन का जो है टेनोफोवेर और एमट्रिसिटाबीन। ये चीज़ याद रखनी है। ट्रीटमेंट के लिए हम टेनोफोवेर देते हैं एंड टेनोफोवेर एमट्रिसिटाबीन का कॉम्बिनेशन। बेसिकली ये करता क्या है, इट रिड्यूसेस हेपेटिक इन्फ्लेमेशन, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड इट ऑल्सो लोवर्स द वायरल लोड। इसकी एक और ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट उनके लिए कि जो को इन्फेक्टेड हुए हैं हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV वायरस से, उनके लिए हम करते हैं हार्ट क्या है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। लेकिन अगेन इसको जब हम कर रहे होंगे तो इसमें हमने क्या करना होगा, हमने ये चेक करना होगा कि हम पहले हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करें फिर HIV को ट्रीट करें। वो क्यों करना होगा? क्योंकि अभी मैंने 5-6 मिनट पहले सारी स्टोरी बताई थी कि अगर हम HIV को ट्रीट पहले करेंगे तो जैसे हाई चांस ऑफ गेटिंग इंक्रीज्ड इन्फेक्शन विद HBV। बेसिकली हार्ट में हम यही करेंगे, हम HBV को पहले ट्रीट करेंगे देन HIV को ट्रीट करेंगे टू प्रिवेंट IRIS विच इज़ बेसिकली इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम। ये थी इसकी ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन इसकी कैसे होती है? प्रिवेंशन इसकी 2 तरह से होती है, या तो आप सब यूनिट वैक्सीन दे दें, या बेसिकली या तो वैक्सीन के थ्रू होती है या हाइपर इम्यून ग्लोबुलिन के थ्रू होती है। वैक्सीन कौन सी होती है? वैक्सीन 2 होती हैं। एक तो वो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखनी, कि जिसमें जो हेपेटाइटिस बी है उसका सरफेस एंटीजन होता है और इनएक्टिवेटेड एंटीजन होता है हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्विनडेक्स इंपॉर्टेंट है याद रखनी। इसमें कंबाइंड हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए के खिलाफ हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। जो दूसरी वैक्सीन है विच इज़ इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने हेप्लीसेफ बी का नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये हेप्लीसेफ बी में से ज़्यादा ईजिली याद होता है। आप ये 2 भी नाम याद कर सकते हैं, जो कॉम्बीवैक्स एनेग्रिक्स भी। लेकिन जो हेप्लीसेफ बी है, बेसिकली इन तीनों ये जो वैक्सीन हैं, इन तीनों वैक्सीन में क्या होता है कि ये सब यूनिट वैक्सीन होती है। इन तीनों में जो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो वो है वैक्सीन जो हैं, एक ट्विनडेक्स याद रखनी है और एक हेप्लीसेफ बी, या जो भी याद हो सके वो याद रखनी। हेप्लीसेफ बी में सरफेस एंटीजन होगा हेपेटाइटिस बी का, वेयरस ट्विनडेक्स में सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड इनएक्टिवेटेड एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस प्रेजेंट होगा।
दूसरी इसकी प्रिवेंशन क्या है? दूसरी प्रिवेंशन ये कि हम हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन्स दे दें। हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन्स क्या है? बेसिकली दे कंटेन हाई टाइटर ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। सरफेस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, और ये एक तरफ से पैसिव वो हैं कि दे प्रोवाइड इमीडिएट पैसिव प्रोटेक्शन। तो जो नियोनेट्स बेसिकली जिन की मदर में क्या कहते हैं सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आ गया, उनमें हम वही पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन करा सकते हैं। पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है? जो हमने हेपेटाइटिस ए वायरस में पढ़ी थी कि हम उन यूनिट्स को सबसे पहले हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं टू प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, एंड देन हम उनको वैक्सीन देते हैं हेपेटाइटिस बी की ट्विंडिक्स या ये वाली सब यूनिट वैक्सीन, जिससे उनको क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिल जाएगी। एक और मेथड क्या है प्रिवेंशन का? जो लास्ट मेथड है वो लास्ट मेथड ये है कि क्योंकि ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उनको प्रॉपर्ली स्क्रीन किया जाए और स्क्रीन करके डिटेक्ट किया जाए कि अगर उनमें हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन या कोर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं। सो दैट वाज इट। हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका जो लैब डायग्नोसिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लीजिएगा। आगे हेपेटाइटिस बी सी पढ़ेंगे, और हेपेटाइटिस सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज इट। आई होप इसलिए समझ में आ गया। थैंक यू।